बड़ी खबर है, जर्मनी में दिखे हैं जासूसी ड्रोन। अब जर्मनी में दिखे जासूसी ड्रोन और शक है कि ये रूसी सेना के ड्रोन हो सकते हैं। संवेदनशील इलाकों में ड्रोन्स ने घुसपैठ की है। तेल रिफाइनरी के पास नजर आए हैं ये ड्रोन, पावर प्लांट के पास भी ये ड्रोन दिखाई दिए हैं। तो यूरोप में ये ड्रोन कहां से आ रहे हैं सब जानते हैं, लेकिन जर्मनी का ड्रोन कहां से आया? खैर, कीव पर 100 घंटे से रूस का प्रहार जारी है। कीव के साथ कई और प्रांतों को रूस निशाना बना रहा है। एक रिपोर्ट में दावा है कि रूस की प्लानिंग अब सिर्फ यूक्रेन के कुछ हिस्सों पर कब्जे तक सीमित नहीं है। दावा है कि रूस अब यूरोप से आर पार करने का मिशन शुरू करने वाला है और इसी वजह से यूक्रेन में हथियार गोदाम नष्ट किए जा रहे हैं। रूस की कोशिश है कि यूरोप यूक्रेन को अधिक से अधिक हथियार की सप्लाई करे ताकि यूरोप में खुद हथियारों की किल्लत हो जाए। इसी मकसद से रूस उन रिहायशी इलाकों को तबाह कर रहा है जहां सीक्रेट हथियार गोदाम होने का शक है। सौ घंटे बीत गए लेकिन धमाकों का दौर नहीं थमा। यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई इलाके लगातार बारूदी धमाकों से दहल रहे हैं। पुतिन अब 2 लक्ष्यों को हासिल करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। पुतिन का पहला लक्ष्य यूक्रेन के इलाकों पर कब्जा करना है, लेकिन इसी के साथ मिशन यूरोप की शुरुआत हो चुकी है। रूस यूरोप के हथियार नष्ट कर रहा है ताकि यूरोप में हथियारों की किल्लत हो सके। रूस की सेना यूक्रेन में इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने के साथ ही अब यूक्रेनी हथियार गोदाम को टारगेट कर रही है। रूस का मकसद यूक्रेन में मौजूद अमेरिकी और यूरोपीय हथियारों को नष्ट करना है। यही वजह है कि कीव समेत कई और इलाके इस वक्त प्राइम टारगेट बने हुए हैं। यूक्रेन, नीप्रो और खार्किव में रूस ने भीषण हमला किया। यहां टारगेट सेना के ठिकाने नहीं बल्कि रिहायशी इलाके थे। रूस के हमले में कई इलाके तबाह हो गए, लोग बेघर हो गए और इमारतों में आग लग गई। खार्किव को लेकर रूस में बौखलाहट बढ़ती जा रही है। लगातार हमलों के बावजूद रूस को कामयाबी नहीं मिली तो अब घातक मिसाइल और बम से खार्किव को वीरान बनाने की कोशिश हो रही है। खार्किव में 4 इस्कंदर M मिसाइल से हमला किया गया। कैप सीरीज के ग्लाइड बम से हमले किए गए। ऑटो पार्ट्स मार्केट रूस के निशाने पर था। रूस ने इस्कंदर मिसाइलों से खार्किव के ऑटो पार्ट्स मार्केट को तबाह किया। इससे जाहिर होता है कि रूस चाहता है कि खार्किव में लोगों के पास न रोजगार रहे और न जरूरत की चीजें। ऐसा करने से रूस खार्किव को खाली करा सकता है। रूस के हमलों के बीच यूक्रेन में लगातार रेस्क्यू अभियान चल रहा है। ज़ेपोरिज़िया में भी भीषण गोलाबारी हुई है, जिसके बाद फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट से खतरे का सिग्नल है। ज़ेपोरिज़िया प्लांट में बिजली सप्लाई बंद है। पावर ग्रिड से प्लांट का संपर्क कट चुका है। बिजली सप्लाई रुकने से हादसा हो सकता है। इस वीडियो से जाहिर हो रहा है कि रिहायशी इलाकों पर किस तरह रूस ड्रोन से निशाना लगाकर हमला कर रहा है। ये वीडियो नीप्रो का है, जहां एक अपार्टमेंट के ऊपर ड्रोन गिरा। सूमी में कई बिजली स्टेशन को निशाना बनाया गया है। कारखानों पर भी हमले किए गए हैं। सूमी के कई इलाकों में बिजली गुल है। नीप्रो के किनारे तक हमला करने की कोशिश में रूस की सेना अब पूरे शहर को ही तबाह करने में जुट गई है। यूक्रेनी फौज ने नीप्रो किनारे पलटवार की कोशिश की थी, जिसके बाद रूसी सेना का एक्शन शुरू हुआ है।
नीप्रो में रूस के हमलों से भारी तबाही मची है। कई जगह आग और एम्बुलेंस की कतार देखने को मिली। और यूक्रेन ने भी रूस पर पलटवार किया है। एक बार फिर रूस में रिफाइनरी को टारगेट करके हमला किया गया। यूक्रेन ने लॉन्ग रेंज ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए सुरक्षित मानी जाने वाली एक रिफाइनरी को निशाना बनाया। यूक्रेन ने सीमा से 800 किलोमीटर दूर हमला करके फिर जाहिर कर दिया है कि रूस के कई अहम ठिकाने अब यूक्रेन के टारगेट पर हैं। एक और रिफाइनरी में आग लगने से रूस में तेल की किल्लत और बढ़ सकती है। लुहांस्क में भी रूस का कब्जा है और यहां भी यूक्रेन ने पलटवार किया है। लुहांस्क में यूक्रेन नॉर्थ कोरियाई आर्टिलरी नष्ट कर दिया है और नॉर्थ कोरिया की आर्टिलरी से ही लुहांस्क से गोलीबारी जारी थी। ज़पोरिजिया में भी नॉर्थ कोरियाई आर्टिलरी की तैनाती। यूक्रेन से हमले का वीडियो भी जारी है। काले धुएं को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यूक्रेन का हमला सटीक निशाने पर हुआ है। एक रिपोर्ट में दावा है कि पुतिन ने यूक्रेन के ऐसे हमलों से निपटने के लिए कई तरह की तरकीबों का इस्तेमाल किया है। रूस ने लकड़ी से फाइटर जेट का मॉडल तैयार किया है। रूस टैंक के आकार के गुब्बारे बनवा रहा है। रिफाइनरी को लोहे के जाल से ढक रहा है। फाइटर जेट को ढकने के लिए खास पर्दे बनवा रहा है। रूस की कोशिश है कि जंग के मैदान में यूक्रेनी सेना को अधिक से अधिक चकमा दिया जा सके, लेकिन यूक्रेन इसके बावजूद कामयाब हो रहा है। क्रीमिया में यूक्रेन ने फिर हमला किया। S-400 के रडार को ड्रोन से नष्ट कर दिया गया। यूक्रेन क्रीमिया के कवच को लगातार कमजोर कर रहा है। रूस ने क्रीमिया को सुरक्षित रखने के लिए एयर डिफेंस की तैनाती की थी, लेकिन अब यूक्रेन ऐसे ड्रोन और मिसाइल बना चुका है जो एयर डिफेंस को चकमा दे रहे हैं और उसी का शिकार कर रहे हैं। आपको दिखाते हैं क्रीमिया में यूक्रेन कैसी तबाही मचा चुका है। तो यूक्रेन ने क्रीमिया के कवच को खत्म करने का दावा किया है। सितंबर में यूक्रेन ने क्रीमिया में यूटीओस तटीय रडार को ड्रोन से नष्ट कर दिया। क्रीमिया के तट पर तैनात RT-70 रेडियो टेलीस्कोप को भी यूक्रेन नष्ट कर चुका है। यूक्रेन के ड्रोन और मिसाइलों पर नजर रखने वाले ग्लोनास कॉम्प्लेक्स को भी यूक्रेन ने भस्म कर दिया था। इसके अलावा एक MR-10M1 रडार स्टेशन को भी यूक्रेन ने निशाना बनाया था। S-400 डिफेंस सिस्टम के रडार को नष्ट करने में यूक्रेन 2 बार कामयाब हुआ है। इतना ही नहीं, यूक्रेन रूस के डिफेंस को खत्म करने के बाद क्रीमिया के एयरपोर्ट पर हमले में कामयाब रहा। 30 अगस्त को यूक्रेनी ड्रोन से सिम्फरोपोल एयरपोर्ट पर हमला हुआ था। इस हमले में रूस के 2 हेलीकॉप्टर जल गए। रिपोर्ट के मुताबिक यहां रूसी Mi-8 हेलीकॉप्टर और एक Mi-24 हेलीकॉप्टर को यूक्रेन नष्ट करने में कामयाब रहा। रूस के ताबड़तोड़ प्रहार के बाद ज़ेलेंस्की का हौसला कम नहीं हुआ है। ज़ेलेंस्की ने रिहायशी इलाकों पर हमले का बदला लेने की धमकी दी है। हालांकि माना जा रहा है कि रिहायशी इलाकों में यूक्रेन ने सीक्रेट हथियार गोदाम बनाए हैं। हथियार नष्ट करने के लिए रिहायशी इमारतों पर हमले हो रहे हैं। रूस की कोशिश है कि यूक्रेन के हथियारों का स्टॉक खत्म कर दिया जाए। यूरोप के हथियारों को खत्म करने का टारगेट भी रखा गया है। फिलहाल यूक्रेन के पास ड्रोन का इतना स्टॉक है कि यूक्रेन दूसरे देशों से ड्रोन की डील कर रहा है। ज़ेलेंस्की अब रूस से इंतकाम की योजना बना रहे हैं और माना जा रहा है कि रूस की कुछ और रिफाइनरी और गैस स्टेशन यूक्रेन का निशाना बनने वाले हैं।
तो रूस यूक्रेन के युद्ध का समाधान ढूंढते ढूंढते खुद अमेरिका इस युद्ध में शामिल होने की कगार तक पहुंच चुका है। मिस्टर पीस मेकर ट्रंप की कूटनीति असफल हो चुकी है तो अमेरिका अब रणनीतिक तैयारी में जुट गया है। वर्जीनिया में अमेरिका के टॉप जनरल्स की मीटिंग बुलाई गई। युद्ध मंत्री ने सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने के आदेश दिए। इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने रूस को परमाणु चेतावनी जारी कर दी। ट्रंप ने कहा है कि अगर परमाणु युद्ध शुरू हुआ तो अमेरिकी शक्ति के आगे कोई टिक नहीं पाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रयास युद्ध विराम से महासंग्राम की ओर बढ़ रहे हैं। सत्ता संभालने के बाद से ट्रंप ने कई बार कहा कि वो युद्ध विराम लागू करा देंगे, लेकिन जैसे जैसे ट्रंप ने युद्ध विराम के लिए कूटनीतिक कोशिशें तेज की, उससे कई गुना रफ्तार से यूक्रेन पर रूस के हमले बढ़ते गए। दुनिया में शांति का नगाड़ा बजाने वाले ट्रंप इतने मजबूर हो चुके हैं कि अब वो हथियारों का जवाब हथियारों से देने की रणनीति बना रहे हैं। सितंबर को नॉर्थ अटलांटिक महासागर के करीब पोटोमैक नदी के किनारे वर्जीनिया के क्वांटिको बेस पर अमेरिकी युद्ध मंत्रालय ने जनरलों की मीटिंग बुलाई। दुनिया भर में तैनात अमेरिका के 800 जनरल इस सभा में इकट्ठा हुए। इस सभा में अमेरिका के राष्ट्रपति और युद्ध मंत्री ने भाषण दिया। ट्रंप ने इस सभा में एक बार फिर ऐलान कर दिया कि रूस कागजी शेर की तरह जंग लड़ रहा है और वो पुतिन से बहुत निराश है। अमेरिका की इस महासभा के मंच से ट्रंप ने रूस के साथ महासंग्राम की रूपरेखा का खाका खींच दिया है। ट्रंप ने इस मंच से रूस को परमाणु चेतावनी भी जारी कर दी है। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका को इतना शक्तिशाली बनना होगा कि कोई भी देश चुनौती देने की हिम्मत ना करे। अमेरिका एरोस्पेस फोर्सेस में दुनिया पर भारी है। अगर परमाणु हथियारों का प्रयोग होता है तो अमेरिका के पास बाकी दुनिया से ज्यादा परमाणु हथियार हैं। इसे रूस को ट्रंप की धमकी माना जा रहा है, क्योंकि सपाट युद्धाभ्यास के दौरान नेटो सीमा पर रूस और बेलारूस ने परमाणु हथियार लॉन्च करने का अभ्यास किया था। इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने रूस के खिलाफ परमाणु सबमरीन तैनाती का ऐलान भी कर दिया है। ट्रंप ने दूसरी बार यह बयान दिया है। माना जा रहा है कि यूरोप की सीमा और अलास्का की ओर से अमेरिका ने सबमरीन की तैनाती की। और माना जा रहा है कि अमेरिका ने बेरिंग सागर और कारा सागर की ओर से रूस के करीब सबमरीन भेजी है, क्योंकि ट्रंप ने खुद दावा किया है कि 2 सबमरीन तैनात हो चुकी है। ट्रंप का दावा है कि रूस के नजदीक सबमरीन गश्त लगा रही है। हमेशा की तरह इन सबमरीन की लोकेशन गोपनीय रखी गई। इसीलिए ट्रंप ने कहा है कि रूस अमेरिकी सबमरीन को नहीं ढूंढ पा रहा है। इन अमेरिकी सबमरीन पर एटमी मिसाइलें तैनात होने का दावा भी है। हालांकि अमेरिका के इस दावे को रूस ने खोखला बताया है। रूसी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने एक एक्स पोस्ट में कहा है कि ट्रंप ने रूसी तटरेखा पर सबमरीन भेजने का दावा किया है। ट्रंप ने कहा है कि सबमरीन रूस नहीं ढूंढ पाएगा। इसका जवाब है कि अंधेरे कमरे में काली बिल्ली खोजना मुश्किल है, खास तौर पर तब जब कमरे में बिल्ली हो ही ना। दिमित्री मेदवेदेव ने रूसी कहावत के जरिए ट्रंप पर तंज किया है। ट्रंप के बयान को रूस पर रणनीतिक दबाव बढ़ाने वाला माना जा रहा है। लेकिन 2022 में युद्ध शुरू करने से पहले ही रूस ने सब तोल मोल कर लिया था। उसे मालूम था कि भविष्य में क्या हो सकता है और जो भी होने वाला है रूस उसके लिए तैयार है।
इसीलिए पुतिन को रोकना मुश्किल माना जा रहा है। हालांकि अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी तरह रूस पर रणनीतिक दबाव बनाया जाए। इसीलिए अमेरिकी सेना की गतिविधियां यूरोप में तेज हो गई हैं। वर्जीनिया में सैन्य अधिकारियों की मीटिंग से पहले अमेरिका से मिड एयर रिफ्यूलिंग करने वाले KC-135T स्ट्रैटो टैंकर्स के दस्ते ने उड़ान भरी। इस दस्ते में 12 स्ट्रैटो टैंकर थे। ये सभी विमान ब्रिटेन के सफॉक में RAF माइल्डनहॉल एयरबेस पर लैंड हुए हैं। माना जा रहा है कि अमेरिकी वायुसेना अरब या यूरोप में बड़ी सैन्य कार्रवाई की तैयारी कर रही है। जून में अमेरिका के KC-135T स्ट्रैटो टैंकर्स ईरान पर हमले से पहले ब्रिटेन, साइप्रस और इजराइल पहुंचे थे। इस बार का ऑपरेशन क्या हो सकता है, इसका अंदाजा लगाना जरा मुश्किल है। लेकिन माना यह जा रहा है कि इस बार अमेरिका का टारगेट रूस हो सकता है, क्योंकि बाल्टिक सागर पर अमेरिकी टोही विमानों की गश्त बढ़ा दी गई है। और रिपोर्ट यह है कि अमेरिका ने नॉर्वे में अपने P-8A पोसाइडन विमान तैनात कर दिए हैं। ये बाल्टिक सागर पर गश्त लगा रहे हैं। इनको सबमरीन हंटर कहा जाता है, यानी ये समंदर की गहराई में सबमरीन की लोकेशन पता लगा लेते हैं। बाल्टिक सागर में इस वक्त रूसी नौसेना बड़ा ऑपरेशन चला रही है और इसीलिए नॉर्वे में सबमरीन हंटर तैनात किए गए। अमेरिका रूस के खिलाफ एटमी व्यूह रचना में जुटा है, तो रूस ने भी बाल्टिक सागर और नेटो सीमा के करीब अपने परमाणु हथियार तैनात कर दिए हैं। रिपोर्ट है कि रूस ने बेलारूस में मीडियम रेंज एटमी बैलिस्टिक मिसाइलों की तैनाती बढ़ा दी है। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने ओरेश्निक मिसाइल का मॉडल जारी करके इसके संकेत दिए हैं। यह अमेरिका को रूस की एटमी चेतावनी है। दोनों ओर से परमाणु हथियार तैनात हो चुके हैं और सुपर पावर्स के बीच जंग का खतरा बढ़ता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। यूरोप में रूस का खौफ बढ़ता जा रहा है क्योंकि रूस यूक्रेन को मिल रही सैन्य मदद से बौखला रहा है। अब यूरोपीय देशों में रूस के ड्रोन घुसपैठ कर रहे हैं। नेटो को डर है कि कहीं रूस इसी पैटर्न से हमले शुरू ना कर दे, इसलिए नेटो यूरोप में एक एंटी ड्रोन दीवार बना रहा है। अगर रूस नहीं रुका तो नेटो फ्रंट लाइन पर आकर हमले कर सकता है, जिससे यूरोप में तीसरे विश्व युद्ध का अलार्म बज सकता है। रूस अब रुकेगा नहीं। यूक्रेन के बाद अगले टारगेट भी फिक्स कर लिए हैं। रूस अब ड्रोन भेजकर न सिर्फ चैलेंज कर रहा है, बल्कि सुरक्षा इंतजामों की जांच भी कर रहा है। सबसे पहले जानिए रूसी ड्रोन की घुसपैठ किन किन देशों में हो चुकी है। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, एस्टोनिया, लिथुआनिया, पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस, रोमानिया, मोल्दोवा। 10 से ज्यादा देशों में ड्रोन घुसपैठ से नेटो में कोहराम मचा है, क्योंकि रूस लगातार ऐसी हरकतें कर रहा है। नेटो के सामने बड़ा सवाल है कि वो रूस की ड्रोन घुसपैठ को कैसे रोके। इस बीच जिन देशों में ड्रोन घुसे हैं, उन्होंने नेटो चीफ के साथ मिलकर मीटिंग की और रूस पर अंकुश लगाने के लिए कहा। पिछले 24 घंटे में पोलैंड, रोमानिया और डेनमार्क में ड्रोन पहुंचने से यूरोप में युद्ध का अंदेशा बढ़ गया है, क्योंकि एक साथ 5 देशों ने रूसी ड्रोन देखते ही मार गिराने का आदेश दे दिया है। पोलैंड ने कहा है एंटी ड्रोन सिस्टम जवाब देने के लिए तैयार है। डेनमार्क ने कहा है एयर डिफेंस सिस्टम लगाकर बॉर्डर सील कर दिया गया है।
फ्रांस ने कहा है रूसी ड्रोन पहुंचे तो यूरोप में युद्ध शुरू हो जाएगा। जर्मनी की तरफ से बयान आया है कि रूस उकसाने के लिए ड्रोन भेज रहा है, जबकि रोमानिया ने एंटी ड्रोन ब्रिगेड पलटवार के लिए लगा दिए हैं। हालांकि अभी तक रूस की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, जबकि बेलारूस ने धमकी दी है कि अगर रूसी ड्रोन को मार गिराया तो यूरोप में हालात बिगड़ सकते हैं। Болтать можно и в публичное пространство любые аферы запускать. А когда дойдет до дела, вот вы потом увидите, что они собьют и как. ड्रोन बेलारूस या फिर कैलिनिनग्राद से छोड़े जा रहे हैं। कैलिनिनग्राद पर हमले का वक्त है एटमी युद्ध का शुरू होना, क्योंकि कैलिनिनग्राद एक परमाणु बेस है जहां रूस ने परमाणु मिसाइलें तैनात की हैं। रूस पहले भी कह चुका है कि कैलिनिनग्राद पर हमले का अर्थ सीधा युद्ध का आरंभ होना है। जबकि रूस ने बेलारूस में भी परमाणु बेस बनाया है। अगर ड्रोन बेलारूस की सीमा में घुसकर नेटो मार गिराता है तो बेलारूस की सुरक्षा के लिए रूस इसी तरह फ्रंट लाइन पर आ सकता है। जैसे नेटो ने पोलैंड में रूसी ड्रोन घुसने पर आर्टिकल 4 लागू कर दिया था, लेकिन अब बात कहीं आगे बढ़ चुकी है। आर्टिकल 5 लागू होने के आसार बढ़ गए हैं। तो नेटो ने सबसे पहले पोलैंड में एंटी ड्रोन दीवार तैयार की है। 2 जगहों से ड्रोन घुसपैठ की आशंका है। पोलैंड बेलारूस बॉर्डर जो 418 किलोमीटर लंबा है, जबकि पोलैंड कैलिनिनग्राद बॉर्डर से भी रूस ड्रोन भेज सकता है। यह बॉर्डर 210 किलोमीटर लंबा है। इन दोनों जगहों पर ड्रोन वॉल बनाई गई, जहां अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाए गए जो ड्रोन की घुसपैठ को ट्रैक करेंगे। इस दौरान एंटी ड्रोन सिस्टम एक्टिव हो जाएंगे और फिर मिसाइल लॉन्चर के साथ मिलकर ड्रोन को मार गिराएंगे। अगर स्वार्म ड्रोन भी हमले के लिए आए तो एयर डिफेंस सिस्टम के साथ ड्रोन ब्रिगेड और फाइटर जेट सभी का खात्मा कर देंगे। यूरोप में जंग के दूसरे चरण का खतरा बढ़ गया है। ये ड्रोन कैलिनिनग्राद से छोड़े जा रहे हैं, इसलिए नेटो कैलिनिनग्राद पर निगरानी रख रहा है। बाल्टिक सागर में कैलिनिनग्राद के एकदम पास न्यूक्लियर सबमरीन और वॉरशिप तैनात कर दिए हैं। नेटो युद्धाभ्यास भी कर रहा है, क्योंकि रूस की ड्रोन घुसपैठ से यूरोप में कोहराम मचा है। नेटो सुरक्षा चक्रव्यूह बनाने में जुट गया है, क्योंकि पोलैंड, लिथुआनिया, एस्टोनिया, डेनमार्क, फ्रांस, रोमानिया, मोल्दोवा, फिनलैंड और नीदरलैंड्स तक रूस के ड्रोन जा पहुंचे हैं, जिससे नेटो पर आर्टिकल 5 लागू करने का दबाव बढ़ गया है। वैसे अभी तक पोलैंड में आर्टिकल 4 लागू किया गया है, जबकि डेनमार्क और लिथुआनिया भी आर्टिकल 4 लागू करने के लिए कह रहे हैं। बाल्टिक देशों के अलावा पूर्वी और उत्तरी यूरोपीय देशों तक रूस के ड्रोन और जेट पहुंच रहे हैं। कई देशों में हाई अलर्ट जारी हो गया है। इसके बाद नेटो चीफ मार्क रूटे की तरफ से कहा गया है, हम टकराव के युग में हैं। ये ऐसा टकराव है जिसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। रूस बीजिंग, प्योंगयांग और तेहरान के साथ मिलकर परिस्थितियां बिगाड़ने में लगा है। रूस के संदिग्ध ड्रोन नेटो से टकराव को बढ़ा रहे हैं। अब ज़ेलेंस्की ने सलाह दी है कि यूरोपीय देश साथ मिलकर हाइब्रिड ड्रोन वॉर के खिलाफ एंटी ड्रोन वॉल बनाएं, जिसमें यूक्रेन भी साथ देगा। साथ ही तमाम देशों में ड्रोन तैनाती के लिए ड्रोन प्रोडक्शन बढ़ाया जा रहा है। दरअसल रूस यूक्रेन को लगातार मिल रही सैन्य मदद से भड़का हुआ है। इसी वजह से रूस के टारगेट पर यूरोपीय देश आ गए। इस लिस्ट में पहले नंबर पर ब्रिटेन है, जिसने अभी तक 71,156 करोड़ की मदद यूक्रेन को दी है।
दूसरे नंबर पर जर्मनी है जिसने 50,816 करोड़ के हथियार यूक्रेन को भेजे हैं। तीसरे नंबर पर फ्रांस आता है जिसकी तरफ से अब तक 38,624 करोड़ रुपए की मदद की गई है। चौथे स्थान पर पोलैंड का नाम है जिससे 31,512 करोड़ की सैन्य मदद यूक्रेन को मिली है। नीदरलैंड्स ने भी 20,331 करोड़ की सैन्य मदद यूक्रेन को दी है। स्वीडन ने अब तक 13,216 करोड़ के हथियार यूक्रेन को भेजे हैं। डेनमार्क भी 10,166 करोड़ की सैन्य मदद कर चुका है। रूस ड्रोन के जरिए यूरोपीय देशों की सुरक्षा जांच रहा है। साथ ही जेट को नेटो देशों के एयर स्पेस तक भेजकर रूस ये पता लगाने की कोशिश में है कि कितनी जल्दी यूरोपीय देश रिस्पॉन्स करते हैं। इसी रियल टाइम डेटा के जरिए रूस अपनी तैयारी करेगा। हालांकि खतरे को देखते हुए नेटो ने उत्तरी यूरोप से लेकर पूर्वी यूरोप तक चक्रव्यूह तैयार किया जो रूस के लिए अभेद्य दीवार की तरह है। अब जिस तरह काला सागर में क्रीमिया नेटो के टारगेट पर है, उसी तरह बाल्टिक सागर में कैलिनिनग्राड नेटो के टारगेट पर आ गया है। इसी वजह से रूस वहां डिप्लॉयमेंट बढ़ा रहा है। ऐसी भी खबरें हैं कि बेलारूस में ज़पाड ड्रिल को पहुंचे हथियार और सैनिकों को कैलिनिनग्राड शिफ्ट किया गया है। ड्रोन के बढ़ते खतरे को देखते हुए ज़ेलेंस्की ने कहा है, मैं कई बार यूरोप में बढ़ते खतरे के बारे में नेटो को बता चुका हूं। रूस कभी भी युद्ध का विस्तार कर सकता है। रूस की आतंकी सोच यूक्रेन तक सीमित नहीं है। यूरोप पर हाइब्रिड वॉर थोपने के लिए रूस तेल टैंकर जहाजों पर ड्रोन ले जाकर घुसपैठ करा रहा है। खास बात यह है कि नेटो देशों की सुरक्षा के अलावा यूक्रेन को हथियार सप्लाई नहीं रोकी जाएगी। यानी यूरोप में रूस को दो मोर्चों पर युद्ध लड़ना पड़ सकता है, यूक्रेन और बाल्टिक देश। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। व्लादिमीर पुतिन की ड्रोन घुसपैठ ने यूरोप में आपातकाल जैसे हालात पैदा कर दिए, लेकिन खतरा सिर्फ यही तक सीमित नहीं है। रूस ने यूरोप के खिलाफ हाइब्रिड जंग शुरू कर दी है, जिसका पहला ट्रेलर जर्मनी में नजर आया, जिसके बाद से बर्लिन में रेड अलर्ट है। माना जा रहा है कि पुतिन लगातार यूरोपीय देशों को जंग के लिए उकसा रहे हैं और यही वजह है कि बाल्टिक देशों से लेकर पोलैंड और रोमानिया तक में लंबे युद्ध की तैयारी तेज हो चुकी है। एक्सपर्ट्स का दावा है कि यूरोप तीसरे विश्व युद्ध की कगार पर पहुंच चुका है। C-130 टेक ऑफ के बाद कुछ मीटर की ऊंचाई तक ही पहुंचा था। यह अचानक आसमान में प्लेन के आसपास आतिशबाजी होने लगी। कुछ सेकंड में ही पायलट इस बात को समझ चुके थे कि यह आतिशबाजी प्लेन को टारगेट करके की जा रही थी। दरअसल C-130 पर अज्ञात लोगों ने स्काई शॉट से हमला किया था, जिसके बाद पायलट ने तुरंत इसकी सूचना कंट्रोल टावर को दी। प्लेन को वापस एयरबेस पर लाया गया। जर्मनी को शक है कि इसके पीछे रूस का हाथ हो सकता है। इसकी सैबोटाज अटैक के एंगल से जांच की जा रही है। इस हमले से जर्मन एयरक्राफ्ट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन इससे रूस और जर्मनी के बीच तनाव बेहद ज्यादा बढ़ गया है। विमान पर स्काई शॉट अटैक के बाद जर्मनी ने बड़ा ऐलान किया है। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा है, हम भले ही यूक्रेन युद्ध में नहीं हैं, लेकिन अब हमारे संबंध रूस के साथ शांतिपूर्ण भी नहीं। दुश्मन हमारे लोकतंत्र और स्वतंत्रता के खिलाफ युद्ध छेड़ चुका है। जर्मन चांसलर ने यह बयान ऐसे वक्त में दिया है जब रूसी राष्ट्रपति ने बीते 9 साल में रूस के सबसे बड़े सैन्य भर्ती अभियान के आदेश दिए। पुतिन ने साल 2025 के अंत तक 1,35,000 सैनिकों की भर्ती का आदेश दिया, जबकि इस साल जून तक रूसी सेना में 1,65,000 सैनिकों की भर्ती हो चुकी है। यानी इस साल के अंत तक रूसी सेना में करीब 3 लाख नए सैनिक शामिल होंगे। पुतिन की इस तैयारी को उनके यूरोप विस्तार का हिस्सा माना जा रहा है, जिसे लेकर यूरोपीय देशों में भय है।
पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने अपने एक बयान में कहा, यूक्रेन की जंग यूरोप की जंग है। वहीं हंगरी के प्रधानमंत्री ने टस्क का विरोध करते हुए कहा, टस्क लाखों यूरोपीय लोगों की जान खतरे में डाल रहे हैं। दरअसल यूरोपीय देशों में रूसी ड्रोन की घुसपैठ से यूरोप में आपातकाल जैसे हालात बन चुके हैं। नेटो देशों के ज्यादातर राष्ट्राध्यक्ष इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि रूस ने यूरोप के खिलाफ अघोषित युद्ध शुरू कर दिया है। डेनमार्क से लेकर पोलैंड और रोमानिया तक होने वाली ड्रोन घुसपैठ इसका पहला चरण है। पुतिन आने वाले महीने में युद्ध का ऐलान कर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं। ऐसे में ज्यादातर यूरोपीय देशों ने रूस के खिलाफ जंग की तैयारी शुरू कर दी है और लिस्ट में टॉप पर पोलैंड है। पोलैंड बैंकों पर व्यावसायिक कर बढ़ाने की तैयारी में है। इसे 19 से बढ़ाकर 30% किया जाएगा। कर बढ़ाने के पीछे पोलैंड का मकसद बढ़ते रक्षा खर्च की भरपाई करना है। दरअसल पोलैंड अपनी जीडीपी का 4.8% रक्षा क्षेत्र पर खर्च कर रहा है, जो किसी भी नेटो देश से सबसे ज्यादा है। पोलैंड आने वाले सालों में अपने रक्षा बजट को जीडीपी का 5% से ज्यादा करने की तैयारी में है, ताकि रूस के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा हथियारों की खरीद की जा सके। पोलैंड के अलावा रोमानिया और एस्टोनिया जैसे देश भी हथियारों के मोर्चे पर खुद को मजबूत कर रहे हैं। रोमानिया अमेरिका से 63,000 करोड़ की कीमत के 216 अब्राम्स टैंक खरीदने वाला है। इसके साथ ही रोमानिया ड्रोन उत्पादन बढ़ाने की तैयारी में है। रोमानिया यूक्रेन के साथ मिलकर ड्रोन उत्पादन करेगा। यूरोप के बाकी देशों के लिए भी ड्रोन तैयार किए जाएंगे। दरअसल रूस से युद्ध शुरू होने के बाद से यूक्रेन की ड्रोन इंडस्ट्री तेजी से विकसित हुई है। ड्रोन उत्पादन के मामले में यूक्रेन टॉप पर पहुंच चुका है और इसी दम पर वो रूस में तबाही भी मचा रहा है। अब रोमानिया भी यूक्रेन के साथ ड्रोन प्रोडक्शन करके खुद को रूस के खिलाफ युद्ध के लिए तैयार कर रहा है। इधर एस्टोनिया ने भी लॉन्ग रेंज हथियारों का जखीरा जमा करना शुरू कर दिया है। एस्टोनिया को जल्द अमेरिका से हाइमर्स की पहली खेप मिलने वाली है। इसके साथ ही वो अमेरिका से 4,000 करोड़ की डील करने की तैयारी में है। यूरोपीय देशों की युद्धक तैयारी के बीच फ्रांस ने बड़ा कदम उठाया है। फ्रांस ने बेनिन के झंडे वाले एक ऑयल टैंकर को जब्त किया है। दावा है कि ये ऑयल टैंकर रूस की शैडो फ्लीट का हिस्सा है, जिसने फ्रांस के सेंट नज़ेर के पास लंगर डाला हुआ था। साफ है, रूस और यूरोप के बीच तनाव अपने आखिरी चरण में पहुंच चुका है और यूरोपीय देशों की तैयारी रूस यूरोप की संभावित जंग पर मोहर लगा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो रूस और यूक्रेन दोनों तरफ से सर्दियों में विध्वंसक युद्ध की तैयारी की जा रही है। हालात ऐसे हैं कि यूरोप में परमाणु घमासान शुरू हो सकता है, क्योंकि यूक्रेन के टारगेट पर रूस का एनर्जी सेक्टर है। यूक्रेन कभी भी ज़पोरिजिया और कुर्स्क एटॉमिक प्लांट पर हमला कर सकता है, जिससे रेडिएशन रिसाव की आशंका बढ़ गई है। यह यूक्रेन का नया पैटर्न है, जिसके जरिए रूस को रोकने के लिए परमाणु विस्फोट का सहारा ले सकता है। यूक्रेन में रूस अभी मिसाइल और ड्रोन से तबाही मचा रहा है। यूक्रेन को रोज बड़ा नुकसान हो रहा है। लेकिन अब यूक्रेन ऐसा पलटवार करने जा रहा है जिससे एटमी विस्फोट का खतरा बढ़ गया है। रूस के एनर्जी सेक्टर को यूक्रेन टारगेट कर रहा है, जिससे रूस का फोकस एनर्जी सेक्टर पर फिक्स हो जाए। इसलिए यूक्रेन के टारगेट पर रूस के कब्जे वाला ज़पोरिजिया परमाणु पावर प्लांट और कुर्स्क एटमी प्लांट आ गया है, जहां हमला करके यूक्रेन यूरोप को बड़े खतरे में डाल सकता है। ज़पोरिजिया में पिछले 10 दिन से बिजली नहीं आ रही है। जनरेटर की मदद से कूलिंग की जा रही है, जो लंबे वक्त तक काम नहीं कर सकते। ऐसे में ज़पोरिजिया से बड़ा एटमी संकट खड़ा हो गया है। अगर कूलिंग रुक गई तो परमाणु विस्फोट हो सकता है। इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं TV9 के कैमरे पर रियल जो
टैंकर है जिसमें फ्यूल रखा जाता है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। और उसमें उस फ्यूल को इस तरीके के रॉड से कंट्रोल किया जाता है। इसमें फ्यूल रखा जाता है। ये एक में 24 असेंबली होती है और इस तरह की 24 असेंबली एक टैंकर में रखी जाती है। और ऐसे ऐसे 200 टैंकर यहाँ पर मौजूद है जिसमें कि न्यूक्लियर फ्यूल मौजूद है और इन न्यूक्लियर फ्यूल के जरिए ही बिजली उत्पादन होती है। अब इसमें से अगर कोई एक डैमेज हो जाए तो बड़ा परमाणु हादसा हो सकता है। ज़ैपोरिज़िया समेत यूक्रेन के कई इलाकों में ब्लैकआउट हो गया है। यूक्रेन इसके पीछे रूस के हमले बता रहा है। जबकि रूस यूक्रेन की बड़ी साजिश बता रहा है। दरअसल यूक्रेन परमाणु प्लांट में विस्फोट का डर दिखाकर पूरी दुनिया का ध्यान यूक्रेन की तरफ खींचना चाहता है, जिससे रूस पर हमले रोकने के लिए दबाव बनाया जा सके। अगर कुर्स्क और ज़ैपोरिज़िया में हमला हुआ तो बड़ी तबाही हो सकती है। ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर अगर बड़ा हमला हुआ तो रिसाव कई स्तर पर होगा। 50 किलोमीटर तक सीवियर जोन रहेगा जिसमें आने वाले लोग तुरंत मारे जा सकते हैं, जबकि इससे आगे 150 किलोमीटर तक मॉडरेट जोन होगा जिसमें कुछ देर बाद रेडिएशन पहुंचेगा तो वो लोग गंभीर रूप से बीमार हो सकते हैं। इससे आगे माइल्ड जोन होगा जिसका दायरा 300 किलोमीटर तक हो सकता है। इसमें आने वाले लोगों पर भी असर होगा जिसका असर काफी वक्त तक रह सकता है। तीनों जोन में 5 लाख से ज्यादा लोगों पर सीधा असर होगा, जबकि इसी तरह का हमला कुर्स्क पर भी किया गया है। ज़ैपोरिज़िया कुर्स्क में दूरी 521 किलोमीटर है, लेकिन तबाही का दायरा 1000 किलोमीटर तक हो सकता है, जबकि सीवियर जोन 30 किलोमीटर का हो सकता है जिसमें आने वाले लोग तुरंत मारे जा सकते हैं। इससे आगे मॉडरेट जोन 120 किलोमीटर तक हो सकता है, जबकि माइल्ड जोन का दायरा 250 किलोमीटर होगा। तीनों जोन में रेडिएशन 3 लाख लोगों के लिए सीधा खतरा बन सकता है। इन दोनों न्यूक्लियर प्लांट पर हमले का मतलब है रूस समेत पूरे उत्तरी और पूर्वी यूरोप पर रेडियो एक्टिव विकिरण का खतरा मंडरा रहा है। यूक्रेन की इतनी बड़ी तैयारी से क्रेमलिन भी सोच में पड़ गया है। अब कहा जा रहा है कि यूक्रेन की मदद यूरोपीय देश कर रहे हैं, जो रणनीति भी बना रहे हैं और बारूद भी भेज रहे हैं। अब रूस ने धमकी दी है, अगर यूरोपीय देश यूक्रेन को सैन्य सहायता देकर उकसाते रहे तो रूस अपने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। यानी यूरोप में खतरे का विस्तार कभी भी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो डोनाल्ड ट्रंप के 20 सूत्रीय प्रस्ताव को गाजा में शांति की नई उम्मीद माना जा रहा है, लेकिन रिपोर्टर्स की माने तो हमास इस प्रस्ताव को अस्वीकार करने की तैयारी में है। हमास का दावा है कि यह प्रस्ताव पूरी तरह से इजराइल के हक में है। अब अगर हमास प्रस्ताव पर हस्ताक्षर से इनकार करता है तो गाजा में शांति की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। गाजा में बरसता ये बारूद अभी शांत नहीं होने वाला। ये तय हो चुका है कि हमास की संपूर्ण सफाई तक इजराइल नहीं रुकेगा। और इसकी वजह है ट्रंप के 20 सूत्रीय प्रस्ताव पर हमास का रुख। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक हमास ट्रंप के प्रस्ताव को अस्वीकार करने की तैयारी में है। इसके पीछे 4 प्रमुख वजह हैं। नंबर 1, हमास सरेंडर के लिए तैयार नहीं है। नंबर 2, हमास तुरंत बंधकों को रिहा नहीं करेगा। नंबर 3, गाजा में अंतर्राष्ट्रीय सेना की तैनाती नहीं होगी। नंबर 4, गाजा से इजरायली सेना की वापसी की समय सीमा तय नहीं होनी। दावा है कि हमास ने ट्रंप के 20 सूत्रीय प्रस्ताव को एक तरफा बताया है, जो पूरी तरह से गाजा विरोधी है। यही वजह है कि वो ट्रंप के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर के लिए तैयार नहीं है।
सिर्फ इतना ही नहीं, पाकिस्तान का आरोप है कि ट्रंप ने डील के जिस दस्तावेज पर अरब देशों के साथ बात की थी, उस दस्तावेज को भी बदल दिया गया है। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने अपने बयान में कहा, यह हमारा दस्तावेज नहीं है जो हमने उन्हें भेजा था। कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं जिन्हें हम शामिल करना चाहते हैं। इसके अलावा सऊदी अरब और जॉर्डन ने भी समझौते के कुछ बिंदुओं को लेकर बदलाव की मांग की है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साफ कर चुके हैं कि इस समझौते में कोई बदलाव नहीं होगा। यही वजह है कि हमास ने ट्रंप के प्रस्ताव को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। हालांकि कतर और तुर्की जैसे देश अब भी हमास से बात कर रहे हैं। ट्रंप के 20 सूत्री प्लान को स्वीकार करने का दबाव डाला जा रहा है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने 24 घंटे पहले ही साफ कर दिया था कि 20 सूत्रीय प्रस्ताव हमास के लिए आखिरी मौका है। अगर हमास इसे स्वीकार नहीं करता तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हमास के इनकार से साफ है कि उसे ट्रंप और बेंजामिन की धमकी की कोई परवाह नहीं, और इसका नतीजा भी गाजा में नजर आने लगा है। इजराइल ने गाजा पर हमले तेज कर दिए हैं। आईडीएफ का दावा है कि उसने हमास के 160 ठिकाने तबाह कर दिए। इजराइल के इन हमलों में 24 घंटे के अंदर 31 फिलिस्तीनियों की मौत की खबर है। सिर्फ इतना ही नहीं, इजरायली ग्राउंड फोर्सेस ने भी अपना अभियान तेज कर दिया है। गाजा शहर में लगे हमास के बूबी ट्रैप्स को तबाह करते हुए इजरायली सैनिक आगे बढ़ रहे हैं। ट्रंप साफ कर चुके हैं कि हमास के इनकार के बाद वो बेंजामिन को खुली छूट दे देंगे, जिसके बाद वो अपने हिसाब से गाजा का हल निकालेंगे। और दुनिया इस बात से वाकिफ है कि बेंजामिन का गाजा प्लान बारूद की राह से होकर गुजरता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिलीपींस में मंगलवार को 6.9 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया, जिसने देश के कई हिस्सों में तबाही मचाई। भूकंप के झटके इतने तीव्र थे कि कई इमारतें, खासकर पुरानी बिल्डिंग्स, पूरी तरह ढह गई। इससे कई लोग मलबे में दब गए। भूकंप के बाद भारी बारिश भी हुई, जिसकी वजह से जगह जगह पानी भर गया। फिलीपींस में अचानक लोगों को जमीन हिलती हुई महसूस हुई। झटका बेहद तेज था। कुछ लोग इधर उधर भागने लगे तो कुछ जहां थे वहीं सहम कर रुक गए। झटके काफी देर तक महसूस किए गए। फिलीपींस में लोगों को दोहरी मुसीबत से सामना करना पड़ा। पहले भूकंप की वजह से लोग घर से बाहर निकल आए और फिर बाद में जोरदार बारिश होने लगी, जिसकी वजह से लोगों को घर में कैद होना पड़ा। मंगलवार रात फिलीपींस में 6.7 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। झटके इतने तेज थे कि कई इमारतों में दरारें पड़ गईं। फिलीपींस के सेबू प्रांत में कायन के ऐतिहासिक सेंट पीटर द एपोस्टल पैरिश चर्च का कुछ हिस्सा भूकंप के कारण ढह गया। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में चर्च की लाइटें और बाहरी हिस्सा गिरते हुए दिखाई दे रहा है।